जाति की बात फिर बाबा साहब अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज अ मॉन्स्टर दैट विल क्रॉसेस योर पाथ। तुम सोच लीजिए कि भेदभाव तो बहुत होता है सर। डॉक्टर है वो गाली दिया है सर, उसको जातिगत गाली दिया है। हाँ, छात्र को, लड़की है सर, और लड़कों को मारा है सर वही ऑफिस में। इस बोर्ड में हमारे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे, हमारी सहभागिता है कि नहीं। अगर हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था आज रुतबा पा गया। अच्छी खासी रैंक होने के बावजूद मुझे इलाहाबाद ये लखनऊ विश्वविद्यालय जैसा कैंपस अलॉट नहीं हुआ। जो इसका विरोध शुरुआती में कर रहे थे कि नहीं ये गलत है, पहले वो समझे ये उनके साथ क्यों नहीं होता है। तो उससे पूछा कि तुम कौन सी कैटेगरी से हो, तो उसने ये कहा कि मैं एससी कैटेगरी से हूँ। उसी क्षण वहाँ से उसको निकाल दिया। कास्ट विक्टिम रहे हैं, उनको आगे नहीं आने दे रहा। ये मानसिकता झलक गई है। बीजेपी शासन सत्ता में आई है, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते थे हम भी चौकीदार हैं, लेकिन आज आप देखिए जिस दिन यूजीसी का बिल लागू हुआ तब से उसको मोदी जी को जात व्यवस्था से लाके उसको तेली मिला के खड़ा कर दिए। एक तरफ आप आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती कह रही है स्टेट ठीक है। मायावती जी जो बोली है वो चुनाव को देखते हुए बोली है कि वोट बैंक के लिए। जब हवा खराब हुई, पानी खराब हुआ, तब कोई बजरंग दल नहीं आया रोड पे। सोसाइटी के मुद्दों को लेकर कभी ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करने आए। इलाहाबाद में छात्र नौजवान तैयारी करते हैं, अपने जीवन के ऊपर मौत का चुनाव करते हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता है। आज शिक्षा लगातार बाजार के हवाले होती जा रही है, वो मुद्दा नहीं बनता है। वो ये बोल रहे हैं कि आप कानून तो बना लोगे लेकिन लागू कैसे करोगे। हमारे वहाँ सब बैठे हैं, 90% तो सब वही बैठे हैं। 85 बनाम 15 की लड़ाई, हम लोग 85% लोग सड़कों पे आएंगे और संसद तक सुप्रीम कोर्ट ने जो विरोध किया इस पे हम लोग स्टे ऑर्डर जो है खारिज करने का काम करेंगे। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है कि ठाकुर पंडित जीते और जातिवादी पीछे। सर रामभद्राचार्य जी इतना गलत स्टेटमेंट दिए, वो माइक पे बोल नहीं सकता कि मुर्दे वो उखाड़ने से मुर्दे हल्के नहीं हो जाते। समझ रहे हैं आप क्या बोले हैं। भेदभाव नहीं करते हो तो इस कानून से डर क्यों रहे हो तुम। कि जो गुरुज हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं कि घोड़ों के साथ गधों को दौड़ा जाएगा, उनकी मानसिकता क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रूम नंबर 8, रूम नंबर 123, रूम नंबर 122 ये जातिगत आधार पे अलॉट किए जाते हैं। वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और ये प्रयागराज का अम्बेडकर हॉस्टल है। यूजीसी के कुछ नए नियम आए 13 जनवरी को, उसके बाद एक पक्ष ने उसका विरोध किया, एक पक्ष ने उसका समर्थन किया और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस पर स्टे लगा दिया गया। तो हम छात्रों के बीच हैं, हम लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और इस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पक्ष में है उनका तर्क क्या है और जो विपक्ष में है उनका तर्क क्या है। तो इसी सिलसिले में हम अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे हैं। क्या नाम है भाई? धन्यवाद, हमारा नाम धीरज कुमार है, हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। तो आप समझिए इस बिल ना हमसे पूछ के लाया गया था। सरकार ने अपनी मर्जी से, सरकार की संस्थाएं हैं जो अपनी मर्जी से इस बिल को लाती हैं और ये सांप्रदायिक एक भेदभाव पैदा कर देती हैं। जनरल कास्ट की अलग कर देते हैं, ओबीसी को अलग कर देते हैं, ओबीसी एसटी को एक कर देते हैं, फिर इनकी लड़ाइयाँ करा देते हैं, आंदोलन कराते हैं। और समझिए आंदोलन क्यों किया जा रहा है कि चुनाव है इसलिए कराया जा रहा है कि विधानसभा यूपी का चुनाव है, यूपी की नज़रें पूरे भारत में होती हैं इसलिए कराया जा रहा है कि किस लिए। छात्रों को ये भी समझना चाहिए। आज समझिए इनमें किस तरह भेदभाव किया जा रहा है। हमारे देखिए इसमें पढ़िए किस चीज़ के लिए, देखिए इसमें पूरा डाटा पढ़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक कोटेज है, देखिए समझिए, समता के जरूरत के लिए कर्तव्य या क्या कर्तव्य, भेदभाव के अनुकूलन के कर्तव्य होगा। भेदभाव के लिए इन लोगों में समस्या है जो इसका विरोध कर रहे हैं। भेदभाव हो इसलिए कर रहे हैं, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको भी बोलना है पढ़ना पड़ेगा। समझिए हमारे बसंत कनौजिया सर लखनऊ विश्वविद्यालय के शोध करते थे, उनके साथ यही भेदभाव की उनकी फेलोशिप रोक दी गई, उनको रिसर्च रोक दिया गया। अभी हाल ही का मैटर है, हम लोगों ने आंदोलन किया, ट्विटर हैंडल पे लोग टैग किए, तमाम तरह के प्रोग्राम किए गए, तब उनकी जाके बहाली हुई। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो गए, अच्छा MNIT के प्रोफेसर सर थे हमारे, उनको उनकी जॉब को रोक दिया गया। बहाली अब हुई है क्योंकि आंदोलन हुआ तब हुआ। क्यों हुआ है, क्या लग रहा है क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब जातिगत एक भेदभाव के शोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर विक्रम हरिजन सर है, प्रोफेसर है, पिछले 10-15 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनके साथ के जो क्लिक्स थे आज प्रोफेसर हो चुके हैं, वो आज एसोसिएट भी ना हो पाए हैं। क्यों ना हो पाए हैं ये आपको विवेचना करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। सीरियल बोर्ड हुआ करते थे, वो काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं काम कर रहे। हमारे साथ कितने बार हम लोग, अभी एक लड़की के साथ
एक लड़की के साथ हो गया, हम लोग आंदोलन किए, रात भर लड़की बैठी थी, 11:30 बजे तक पूरा हॉस्टल गया था, तमाम जितने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है सभी वहाँ पे धरना दिए। उसके बाद प्रोक्टर ने रिजाइन दिया, उसके बाद भूख हड़ताल तक हो गया था सर। तो उसके बाद ये सब हिस्सा सर हम लोग सब हिस्सा- रात भर तक भूख हड़ताल, रात भर वहाँ पे 9 बजे तक भूख हड़ताल हुआ। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी से सब नोटिस आया, तब जो प्रोक्टर ऑफिस था वो मतलब अपना इस्तीफा लेटर दिया था। इतना सब होता है सर यूनिवर्सिटी में। भेदभाव तो ये सोच लीजिए कि भेदभाव तो बहुत होता है सर, ये समझ लीजिए। थोड़ा आगे आ जाए दिखने अगर बोलिए बोलिए सर। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? हाँ सर, अरे आंखों से देखा सर, एकदम पूरा नहीं, रिकॉर्डिंग है। मतलब आपकी जानकारी में जो बात हो वो कहने का मतलब। हाँ सर, वो मेरी एक क्लास के मेरी जो जिसके साथ विवाह हुआ था, एक क्लास में जूनियर हैं, उनके साथ वो पूरा रिकॉर्डिंग सर रखा हुआ है। उनका जो ऑडियो रिकॉर्ड है उसका रखा हुआ है यूनिवर्सिटी से, कि उनके साथ कैसे प्रोक्टर ऑफिस जो प्रोक्टर है वो गाली दिया है सर, उसको जातिगत गाली दिया है छात्र को। हाँ छात्र को, लड़की है सर, और लड़कों को मारा है सर वही ऑफिस में। समस्या तो भाई हम पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? समय आने पर हम भी ऊपर के पद पे जा सके, लेकिन हमको पद पे बैठने तक का मौका नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? ये हमारे सभी से क्वेश्चन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन कुमार है। क्या करते हैं विपिन? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रहा हूँ, राजनीति विभाग PhD कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये बात कही गई थी प्रॉक्टोरियल बोर्ड की। ये प्रॉक्टोरियल बोर्ड होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बोर्ड में हमारे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे, हमारी सहभागिता है कि नहीं है। अगर हमारे लोग नहीं होंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। चाहे कितनी भी कमेटियाँ गठित कर लें, कितनी भी समिति गठित कर लें आप, यदि हमारे लोग नहीं हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात दबा दी जाएगी। जब हमारी बात दबा दी जाएगी तो फिर हम ऐसे ही सदियों से शोषित वंचित पीड़ित हैं। हमारी बात उठाएगा कौन? आज अम्बेडकर की वजह से, आज डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज इस छात्रावास मिला है। मुझे 2017 में इस छात्रावास में आया था और 3-4 साल तक इस छात्रावास में गुजारा हूँ। मैंने देखा है यहाँ के लोगों को किस तरीके से पढ़ाई किया है, किस तरीके से यहाँ के जीवन जिया है। ये सभी छात्र आज बाबा साहब को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे होंगे कि आज बाबा साहब थे तो आज मैं इस छात्रावास में आ पाया हूँ और इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी ऑफ द कैमरा, तो वो कह रहे थे कि जब भी हम किसी संस्थान में PhD में एनरोल होते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें एनरोलमेंट नहीं मिलता है, वहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है। ऐसा आपकी जानकारी में है कुछ? बिल्कुल, ये मेरी ही जानकारी में है। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं हूँ, हमारे सीनियर ये ब्रिजेश सर हैं और हमारे 2-3 साथी और थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जिनका लखनऊ विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम क्वालिफाई किए गए थे हम लोग और अच्छी खासी रैंक थी। लेकिन वहाँ के जो लोकल छात्र थे, जो वहाँ के प्रोफेसर से पढ़ाई किए थे, उनका सेटलमेंट था पहले से ही कि नहीं तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, मैं अपने अंडर तुम्हारा रिसर्च कराऊँगा। और अच्छी खासी रैंक होने के बावजूद मुझे इलाहाबाद ये लखनऊ विश्वविद्यालय जैसा कैंपस अलाट नहीं हुआ। मैं किसी कॉलेज में जा कर के अपना अलॉटमेंट लिया था किसी मैडम के अंतर्गत। हाँ, ये जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की बात है, वहाँ पे ऐसा होता है कि ऐसा नियम होता है कि जो लड़का ऊपर रहता है उसको ऊपर की यूनिवर्सिटी मिलती है, उसके बाद कॉलेज मिलते हैं या जिसकी जितनी बेहतर रैंक। जितनी बेहतर रैंक। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में एक ऐसा कायदा होता कि हम लोग का एडमिशन तो रैंक अच्छी थी लेकिन हम लोग को यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी। बिकॉज रीज़न दैट इज़ कि वहाँ पे जो लड़के वहाँ उसी यूनिवर्सिटी के थे, अब वो उनका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से अच्छा संबंध था या फिर जो भी कह सकते हैं, तो उनकी रैंक नीचे होने के बावजूद भी उनको कैंपस मिल जा रहा था। बाकायदा हमको लोग को दूसरी जगह भेज दिया जाता था। इससे ज़्यादा वहाँ पे तो और भी सीतापुर ज़िले में और कहीं कहीं ज़िले में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो वहाँ पे जाना पड़ जा रहा था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करना चाहता हूँ। जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, एक वायका है कि यहाँ पे प्रॉक्टर ये बोलते हैं, एक विवेक सर हैं, उनको डंडे से मारा गया था प्रॉक्टर के द्वारा और जातिगत गालियाँ दी गई थी और वो बाकायदा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब वगैरह पे। तो इसमें ये कहा था। और एक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे कुछ लड़के किसी लड़के को मार दिए थे, इवन लड़की को भी मार दिए थे। तो प्रॉक्टर ये कहता है कि अगर आप लोग लड़कों को नज़र रखिए और उसको पकड़ के लाइए तो हम बताते हैं क्या करना है। अभी लड़का काम करेगा कि आपके जो यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है वो लोग करेंगे, ये चीज़ है। तो ये सवाल उठता है कि ये प्रॉक्टोरियल बोर्ड किस काम का है। और अदर यूनिवर्सिटी में जैसे ये NFS लाया जाता है, नॉट फॉर सुटेबल। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसियाँ होती हैं उसमें ये होता है कि SC ST OBC में तो NFS लगा देते हैं। अभी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में शायद हुआ था और किसी डिपार्टमेंट में या जनरल BCom में भी हुआ था। तो ये एक बड़ी समस्या है। और ये जो
बिल आया, ये एक जैसे ये बिल आया है तो ये पहले तो समर्थन के हम लोग पूरा समर्थन कर रहे थे, हाँ ये सही है। अब ये मैं ये कहता हूँ संस्थानिक हत्याएं होती क्यों है, किसकी होती हैं? रोहित विमला कौन थे? पायल तड़वी कौन थी? वो किस समुदाय से आती थी? ये एक सबको जानने का विषय है। और जो इसका समर्थन, जो इसका विरोध शुरुआत में कर रहे थे कि नहीं ये गलत है, पहले वो समझे ये उनके साथ क्यों नहीं होता है। एक उच्च जाति ब्राह्मण या फिर क्या कहते हैं हाँ क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? हमेशा ही संस्थाएं ये ऐसी समुदाय के लोग ही क्यों होते इस पीड़ित समस्याएं में होते हैं? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगाया है, इससे उनका क्या कहते हैं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। ये एक मुझे लगता है कि दिक्कत का विषय है। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। आप कैसे देख रहे हैं अभिषेक? मैं ये यूसी बिल आया, अगर यदि इसको विरोध करने कोई लॉजिक नहीं जो लोग तर्क देते हैं। इसमें पहली बात 2012 का जो नियम था उसमें ये कहा गया है यदि यूनिवर्सिटी देखेगी उसका यूनिवर्सिटी का अगर कोई अपराध ये करता हुआ पाया गया तो उसके न तो ग्रांट्स रोके जाएंगे न तो छात्र का निलंबन होगा। यदि दंड का प्रावधान नहीं होगा तो कोई छात्र क्यों मारा? यदि मर्डर कर रहा है कोई, अगर उसको दंड नहीं दिया जाए तो अगला भी करेगा। ये तो यही हो रहा 2012 नियम तो यही है, ग्रांट्स नहीं रोके जाएंगे, निलंबन किया जाएगा, तो यही होगा। अब इसका जो तर्क दे रहे हैं इनको इस बात से दिक्कत है क्योंकि इसमें रिजर्व कैंडिडेट जो रहेंगे मेंबर SC ST OBC के, इस बात से दिक्कत हो रही है क्योंकि अब ये लोग खुद आदतों से अपने अपराधी हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हम अपराध करते हैं ऐसे, तभी तो ये लोग विरोध इसका कर रहे हैं। उसके बाद इसमें ना तो जैसे EWS है, महिलाएं हैं, जो विकलांग आते हैं PW का वो भी हैं, तो इसमें दिक्कत किस बात की है? सर वो डरते हैं वो किस चीज़ से डरते हैं? तमाम धन दौलत गोला बारूद एवं पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद भी वो डरते हैं क्योंकि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग भी उनसे डरना बंद कर देंगे। इसलिए जितने भी हाईएस्ट पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो नियम बनाकर भी लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास क्षमताएं हैं लेकिन वो चाहते हैं कि गरीब लोग नीचे ही रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। सर मैं श्रीकांत अंबेडकर, सबसे पहले आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं समस्त छात्रावास परिवार को तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर आए। हमारे आज के मुख्य अतिथि जो छात्र महापंचायत के माननीय वेंकटेश सर जो ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर रहे हैं, उनके साथ ये मुद्दा घटित हुआ है पर्सनल। तो मैं ये चाहता हूँ कि UGC जो नियम लाया है, हम समस्त छात्रा परिवार बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं कि इसका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पहला आंदोलन हुआ पूरे देश में वो अंबेडकर छात्रावास परिवार की तरफ से सड़कों पे आया। मैं इसके लिए समस्त छात्रावास परिवार को स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं सलवरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और मेरा एक दोस्त है जो अभी वो भी सेकंड ईयर में, मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन उसकी बहन है एक जो फर्स्ट ईयर में अभी है। वो यहाँ पे आई हुई थी रूम लेने के लिए। जब वो रूम लेने गए तो उसको रूम मिल गया, ठीक। जब वो दोस्त मेरा अपनी बहन से मिलने गया तो उस रूम मालिक ने ये कहा कि तुम कहाँ रहते हो? तो उसने ये कहा कि मैं अंबेडकर छात्रावास में रहता हूँ। तो उससे पूछा कि तुम कौन सी कैटेगरी से हो? तो उसने ये कहा कि मैं SC कैटेगरी से हूँ। तो उसने कहा कि सॉरी, मैं आपकी बहन को यहाँ नहीं रख सकता हूँ, और उसको उसी क्षण वहाँ से उसको निकाल दिया और वो लड़का बेचारा अपनी बहन को लेकर के दूसरी रूम में शिफ्ट किया। यानी उनके अभी भी दिमाग में ये जातिवाद, ये परंपरा मतलब बनाए रखना चाहते हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके मानसिक रूप से मतलब कि अपना व्यवस्था जो है बनाए रखना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं सर। सामाजिक समता, न्याय और बंधुत्व को मानने वाले लोग नहीं है, बाबा साहब संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग मुख्य रूप से यही चाहते हैं किसी तरह हमारी जो व्यवस्था है जो आज़ादी से अभी तक आज़ादी 70 साल होने के बावजूद भी आज तक ये नहीं खत्म होने देना चाहते विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाओं में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जाति की बात फिर बाबा साहब अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहते हैं कि टर्न इन एनी डायरेक्शन यू लाइक, कास्ट इज अ मॉन्स्टर दैट विल क्रॉसेस योर पाथ एवरी टाइम, एवरी डे एंड एवरी टाइम। सो जब भी कास्ट की बात करते हैं, जो कास्ट कॉम्प्लेक्सिटी हमारे जो कास्ट नुआंसेस एग्जिस्ट करते हैं कास्ट इकोसिस्टम में, वो इतने आसान नहीं है कि एक लॉ के थ्रू आप पूरी
कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंक सकते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोचेस जो प्रोफेसर्स के द्वारा, वीसी के द्वारा, इन सबको एक लॉ के माध्यम से नहीं, और हमारा रेसिस्टेंस इसी से, इस मेंटालिटी से है, इस मेंटालिटी से है जो ऑपरेसर को, ऑपरेस्ड को हमेशा ऑपरेस्ड रखना चाहती है। और हमारा लड़ाई ब्राह्मणवाद से, मनुवाद से, वो मनु के बच्चों को है जो ऑपरेस्ड लोगों को, जो दलितों को, सोचेस को, जिनको सोशल जस्टिस से डर है, जो बाबा साहब के प्रिंसिपल से डरते हैं, जो चाहते नहीं है कि हम भी उनकी बराबरी कर सकते हैं, जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को कि हमेशा से ही पीछे रखने की बात करते हैं। आपको लगता है जो अभी नए नियम आए हैं इनसे आप लोग पूरी तरह सहमत हैं, ये सब चीज़ें बदल देंगे? बेसिकली अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें या जो भी प्रोसीडिंग्स चली हैं, उस प्रोसीडिंग्स में सीधी सीधी बात यही लिखी है कि ये जो नैरो डिफिनेशन और जो आधी अधूरी आप बिल ला रहे हैं, ये सोसाइटी को पोलराइज्ड कर रहा है। अभी स्पष्टीकरण की जरूरत है। अभी स्पष्टीकरण की जरूरत है। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकली स्टेप है, पॉलिटिकली कंस्ट्रक्ट स्टेप है। सोसाइटी को पोलराइज्ड करने का, ना आप SC ST के OBC की हितैषी बनना चाहते हैं, आप एक पर्टिकुलर कास्ट के भी, जनरल कास्ट के भी हितैषी बनना चाहते हैं, तो इस तरीके की बिल बिल्कुल ना ही किसी समाज का भला नहीं करेंगी। और रही बात, तो ये बहुजन समाज का रेजिस्टेंस इसीलिए है कि जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी सोच इस मैदान में, इस बिल के विरोध में उतर चुकी हैं, उनके खिलाफ है, जो हमेशा से ही जाति पुणे को न मानना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के, कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन हो, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हाँ कहीं ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन बागी, मैं BA थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में छात्र। अभी तक हाँ, एक करके आएंगे, एक करके, हम यही हैं। अर्जुन, ये एक, जैसे वो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी वहाँ उनकी तरफ से कोई है नहीं, तो बस मैं पूछ रहा हूँ, जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत तरह से फंसाता है, या लेट सपोज किसी ने शिकायत करी, तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हालांकि एक तर्क ये है कि अगर शिकायत का डर रहेगा तो शायद वो डर की वजह से शायद वो शिकायत ना कर पाए। सर पहली बात तो ये जो रेगुलेशन एक सिविल रेमेडी है, इसका नेचर जो है वो क्रिमिनल नहीं है। और जब भी हम फेक एलिगेशन की बात करते हैं, UAPA उठा लीजिए, अब UAP में तमाम फेक एलिगेशन पड़े हुए हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से स्कॉलर, जिनकी स्कॉलरशिप भी रद्द कर दी गई है, लेकिन वो UAP में फंसा दिए गए हैं। आप पोक्सो, आप जितने भी रेप लॉज देखेंगे उसमें कन्विक्शन रेट कितना है, UAPA में कन्विक्शन रेट कितना है, गुंडा एक्ट में कितना कन्विक्शन रेट है। आप कन्विक्शन रेट कम होने का, इसका फेक क्लेम्स की वजह से लॉज को रद्द नहीं कर सकते। आप लॉज को मॉडिफाई कीजिए, उससे बेहतर बनाइए, ये हो सकता है। ये आप लोग मानते हैं कि अभी थोड़ी चीजें और दुरुस्त करने की जरूरत है? और दुरुस्त करने की जरूरत है चीजें। कुछ लूप होल्स हैं जिन पे स्पष्टीकरण आ जाए तो शायद सबको क्लियर हो जाए। सर अभी तक ये बात भी है, सर मेंटालिटी सोसाइटी की, मेंटालिटी उन लोगों की बिल्कुल क्लियर है कि जो ऑपरेस्ड लोग हैं, जो हमेशा से ही कास्ट विक्टिम रहे हैं, उनको आगे नहीं आने दे रहा। ये मानसिकता झलक गई है और यही कारण है, इसी का अपोज कर रहे हैं अम्बेडकर हॉस्टल, और इसी के रेजिस्टेंस में हम लोग लगे हैं कि इस तरीके की ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग इस सोसाइटी के लिए नहीं, इस नेशन के लिए भी। हाँ सर मैं कहना चाहता हूँ ये कि अभी तक आपने देखा होगा कि लोग मोदी जी के समर्थन में, आज जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते थे हम भी चौकीदार हैं, लेकिन आज आप देखिए जिस दिन UGC का बिल लागू हुआ, तब से उसको मोदी जी को जात व्यवस्था से लाके उसको तेली मिला के खड़ा कर दिए। ये हमारे देश की सच्चाई है सर। बहुत बढ़िया सर। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्राइम मिनिस्टर के पता चला कि हमेशा सही रहा है कि OBC हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनकी कम्युनिटी तेली हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होने के बाद भी आपकी जात पता कर ली जाती है, और इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बाद भी, फर्स्ट सिटीजन होने के बाद भी आपको टेम्पल एंट्री के लिए रोक दिया जाता है हमारे देश। एक बात ये भी चल रही है कि मायावती जी का आपने ट्वीट देखा स्टे के बाद, वो कह रही है कि स्टे ठीक लगा है, और आप लोग कल आप ही प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मुलाकात भी। सर अभी आपको बताया है कि जो रेसिस्टेंस है हमारा, वो मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट में नहीं, देखिए एक मायावती एक रिनोन्ड लीडर हैं, मानते हैं आप लोग? नहीं मानते? हम मानते हैं, बहन जी हमारी दलितों की देवी हैं। आप देवी मानते हैं उनको? नहीं, इसीलिए जिंदा देवी हैं सर, ये बात फर्क है। हाँ, मैं आप ही की बात दोहरा रहा हूँ कि आप लोग उनको लीडर मानते हैं, और उनका जो कल का ट्वीट है, इस पहले वाला भी ट्वीट, कल के ट्वीट में वो कह रही हैं कि स्टे सही लगा है। आपने पढ़ा होगा वो ट्वीट? बिल्कुल बैलेंस ट्वीट है उनका, बिल्कुल बैलेंस ट्वीट है कि जो फेक, जो एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मायावती कह रही हैं इसका जवाब देते हैं आप। हाँ, सवाल हम कर लें फिर जवाब आप दीजिएगा। एक तरफ आप आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती कह रही है स्टे ठीक है।
सर म्यावती का बेसिकली कंसिडरेशन ये है कि उनका स्टे इसलिए वो जो बैलेंस अप्रोच है, पार्टी पॉलिटिक्स तो हिस्सा है ही, लेकिन दूसरी बात रही जो भी कमेटियाँ बनी, जो भी रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, जहाँ पे SC ST OBC की रिप्रेजेंटेशन आती है, हर तरह की सरकार बैकफुट पे आ जाती है। तो और जो फेक एलिगेशन के चार्जें हैं, जो नैरो डिफिनेशन है, इन सब के खिलाफ तो है, लेकिन जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच, जो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव इस बिल का क्लियर है कि किसी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भैया बात ऐसी है ना, जो आपने पूछा है कि बहन जी ने कमेंट किया कि बहन जी एक प्रशासन चलाई है, उत्तर प्रदेश राज्य जैसा एक बड़ा प्रशासन चलाई है, वो जानती हैं इस बिल का एक आने का मतलब क्या बताइए। बिल आज तक नहीं था ना, जो सिस्टम जैसे चलता है वैसे चलता गया था। हम लोग इंटरव्यू देते थे, लोग जहाँ भी जाते थे, जो भी प्रोसीजर हुआ करता था सब फॉलो करते थे। बहन जी ने प्रशासन चलाया, बहन जी जानती हैं कि ये सांप्रदायिक लड़ाई पैदा कर दी है, जर्नलों को लड़ाई कर दी है SC ST OBC से। वो लड़ाई नहीं है, एक सामान्य प्रशासन चलाने की वो अपील करती हैं। बहन जी ने क्या सपोर्ट किया है कि जो स्टे लगा है ये अच्छा लगा है या इस पे विचार करने की जरूरत है। आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे अगर बहन जी सही है? बहन जी प्रशासन के हिसाब से वो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहती हैं। ये बिल आने का ही मतलब है सांप्रदायिक हिंसा का बढ़ावा देना बिल। और आपने कहा ना कि इसका मिसयूज, इस चीज का जवाब मैं देता हूँ। आज समझिए जो इसे जो तर्क दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मायावती जी जो बोली हैं वो चुनाव को देखते हुए बोली हैं कि वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं। हाँ वोट बैंक के लिए 2027 में चुनाव हो, इसके कारण उनका वोट बैंक खराब न हो, इसको लेकर चले। यही चीजें वो समाजवादी पार्टी के अगर ये बिल लागू नहीं हुआ तो हम लोग अब 85 हैं। 2 अप्रैल 2018 को हम सिर्फ SC वाले थे, पूरे भारत में खलबली मचा दिए थे, अब हम पूरे 85% हैं। अगर बिल लागू नहीं हुआ तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी हम लोग आंदोलन करेंगे यहाँ से चल के, और मुख्यमंत्री आवास का भी लखनऊ में घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल आए हुए 13 जनवरी को, ठीक है, धीरे धीरे किस तरीके से विरोध होना चालू हुआ सर, फिर एक इतना बड़ा हुजूम खड़ा हुआ सर कि जब दोनों तरफ से टकराव हुए सर, ठीक है, दोनों तरफ से जब टकराव हुए तो जब लोगों को ये लगा कि टकराव होने वाला है, तो सर देखिए यही सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले 118% ये दिखाती है कि इतना शोषण हुआ है पिछले 5 सालों में। 378 कुछ एप्लीकेशन पड़े थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 118% दिखाया, वही सुप्रीम कोर्ट, जिसकी 2019 से 2024 हाँ क्या कह रहे हैं? 2024 से लेके 2026 तक में 1660 केस जातिगत भेदभाव के उच्च शिक्षण संस्थानों में दर्ज किए गए। इतने तो दर्ज हैं, बाकी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें जो केस दर्ज नहीं किए जाते वो भी हो जाते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, जिनको ये लग रहा है कि आरक्षण एक मूवी बनी हुई है सर, वो हमको आरक्षण खोने या लेने से कोई मतलब वो नहीं है सर, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि सर एक आरक्षण मूवी बनी हुई है, उसको भी लोग देख लेना सर। उसमें ये कहा गया है सर कि हम आरक्षण तभी मतलब त्याग रहे हैं ना कि आप भी तो वहीं पायदान पे आइए, जो हमारे लोगों ने इतने साल तक जो चीज़ें की आप भी वही चलिए करिए। मतलब जो लाइन हो एक होनी चाहिए ना सर, जो समानता का लाइन होनी चाहिए, एक होनी चाहिए ये बात। और सर 2-3 दिन बाद मतलब देखिए सर सुप्रीम कोर्ट इतना तेजी से जजमेंट लाई कि मतलब इसमें रोक भी लगा दी। हाँ ये बात। दूसरी बात सर जो जजमेंट बना सर उसमें कौन लोग उसके सदस्य थे, क्यों आया, उसमें भी तो उस पर भी तो बात हो जानी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी उसके चेयरमैन हैं सर, ये वाली बात भी तो हो जाए। हाँ वो तो हमारे लोग थे नहीं, वो तो वही लोग हैं ना, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है सर? फिर छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बना दी गई, कैंपेन कर करके छोटा छोटा मतलब एप्लीकेशन डाला गया हर जगह, कितना बड़ा हुजूम, यही 10% सर। हाँ आरक्षण तो सिर्फ कागज पे है, आरक्षण सही में कहीं लागू नहीं किया गया। मतलब आप जब एसी में बैठेंगे तो उसकी स्थिति अलग रहती है सर, जब आप धूप में बैठेंगे तो उसकी अलग स्थिति रहेगी। मेहनत जो हॉस्टल की खस्ता हालत है उसको देखिए, हम लोग कितना संघर्ष करते हैं कि बैठने की चेयर है, अन्य हॉस्टलों में अन्य संस्थानों में कितनी बेहतरीन व्यवस्था है। ये अभी आपने तो कॉमन हॉल देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा लाइट लगा है, अभी आप रूमों में ठीक से गए नहीं है ना, चलेंगे वहाँ बिल्कुल रूमों चलिए, रूमों की जो बाथरूम की हालत है क्या है, क्या सुविधा है, क्या कैसी है, वो सब बिल्कुल आप देखिए। हम लोग कितना संघर्ष करके उस मौके तक पहुँचते हैं, फिर उसको समझते हैं।
समझिए कि जो आपने बताया ना कि ये मिसयूज, भाई हम लोग मेहनत करके आगे जाते हैं, मिसयूज कैसे जो भी आपने कहती है मिसयूज कहता है, जो मिसयूज कर रहे हैं भाई। अब सोचिए कि आपने आज बिल आया तो आप आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल का उपयोग होता मिसयूज होगा। आज तक हम लोग भी कितने न जाने कितने इंटरव्यू लोग देते गए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में एकमात्र वाइस चांसलर है सर एससी का, आप सोचिए सर, स्टेट यूनिवर्सिटी में। असर हाँ 85% आबादी है तो उनके लिए तो एक सीट दी जा रही कम से कम। अब देखिए कम से कम 50 यूनिवर्सिटी हैं, लगभग मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें कितने हैं, 5 ओबीसी हैं, 1 SC ST है और बाकी सब कहाँ गए? सभी कुछ सभी। सर आज ये जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब हवा खराब हुई, पानी खराब हुआ, तब कोई बजरंग दल नहीं आया रोड पे। सोसाइटी के मुद्दों को लेकर कभी ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करने आए। जब आज एक बिल आया SC ST OBC के पक्ष में आया, उसमें पक्ष में क्या कहेंगे, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है उन लोगों के साथ में, तो उनके बचाव के लिए वो बिल आया। आज ये लोग उसको सड़कों पर उतर गए। इससे पहले कभी SSC का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कभी कोई बजरंग दल नहीं दिखाई दिया, कभी कोई हिंदुत्ववादी संगठन नहीं दिखाई दिया। हमारे कन्नौज के बगल में मैनपुरी है, वहाँ पे यादव कथावाचक थे, वो कथा कर रहे थे, उनकी चोटी उखाड़ दी गई थी, उनकी चोटी काट दी गई और उनके ऊपर पंडिताइन जो थी वो टॉयलेट करके आए, उनको छिड़का गया था उसके ऊपर, तब जाके उनको शुद्ध किया गया था। ये बगल में मैनपुरी पड़ता है, वहाँ पे मैं कन्नौज से हूँ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक्ट लाया गया था। मैं इसके पक्ष में हूँ कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि इसमें सुधार नहीं होगा तो ये क्या सुधार की जरूरत है। क्योंकि क्या सुधार की बता रहे हैं ना, इसमें सुधार होना चाहिए। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि इसमें कोई गलत उनके खिलाफ फेक केस कर दिया, तो वो तो फेक केस कर दिया, उसकी कोई कमेटी नहीं होगी ना। पहले उसमें वो था कि उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ता था, भी एक्शन हो सकता हाँ, है उस अगर पे। वो गलत करता है। लेकिन आप बोलिए, इंडिया में कोई भी एक्ट आता है, उसका यूज भले ही ना हो, उसका मिसयूज तो पहले ही हो जाता है। कोई भी एक्ट बता दीजिए, SC ST एक्ट का नहीं होता है। जैसा कि ये कानून जो UGC का नया रूल आया है, अभी जब जनरल कैटेगरी को जब सब कैटेगराइज करके EWS का आरक्षण लाया गया था, तब तो हम लोगों ने SC ST OBC किसी भी जाति बिरादरी ने कोई ऐसा नहीं है कि विरोध करने के लिए कोई उतरा हो। आज जब सवर्ण जाति को इसमें नहीं रखा गया तो इसलिए इतना विरोध हो रहा है। तो कमेटी कौन सी नहीं बनती, बस पहले ऐसा था कि जब जो चीज़ें हो जाती थी उसको लेकर कोई लिखित प्रोसेस नहीं होता था। अब इसी कमेटी के माध्यम से वो चीज़ें लिखित प्रोसेस में होंगी और उस जो इंस्टीट्यूट में एक कमेटी गठित की जाएगी, उससे यही होगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, ना कि किसी का हक छीना जाएगा। इससे बस इतना ही है कि किसी का हक छीनना नहीं है, बल्कि बराबरी में लाना है। बस मैं इतना ही कहना। आज आप सोशल मीडिया चैनल पे देखेंगे, जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, आज उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे देखेंगे, आज वो ये बोल रहे हैं कि आप कानून तो बना लोगे लेकिन लागू कैसे करोगे। हमारे वहाँ सब बैठे हैं, 90% तो सब वही बैठे हैं। कॉलेजियम सिस्टम में भी वो नियुक्ति होती है। आप देख रहे हैं वहाँ पे जो भी जस्टिस थे, दोनों पंडित थे जिन्होंने जजमेंट दिया। वहाँ पे हम लोग के साथ न्याय कैसे होगा? वो लोग जानते हैं अगर यहाँ कमेटी में SC ST OBC के लोग होंगे तो वो जस्टिस करेंगे अपने लोगों के साथ, इसीलिए वो चाहते हैं कि कमेटी में SC ST OBC लोग ना हों। एक डेटा ये सरकार का ही है कि देश में की निचली अदालतों में 46% जज SC ST OBC इसके तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ना। आप देखिए BR गवई के अलावा शायद एक बार और कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, इसके अलावा कभी कोई बना है? सर आप ही बताइए। कभी जैसा कि ये 46% अभी आपने बताया कि जजेस नियुक्त हैं SC ST और OBC के, इनमें से कार्यरत कितने हैं? आप उनकी संख्या तो पहले देखिए। इनमें से अधिक से ज्यादा को जो भी है वो सवर्ण जाति वाले, उनको केसेस दे दिया जाता है उनको सुनवाई के लिए, ताकि जो हमारे SC ST और OBC के भाई लोग जो उनके केसेस आ रहे हैं उनकी सुनवाई वो लोग ना करके जस्टिस उन्हें ना दे सके। पहले आप ये भी तो देखिए कि उसमें कार्यरत कितने % लोग हैं। आपका आरोप है कि जिन लोगों को पद दे दिया गया उन्हें उनके हिस्से का काम नहीं दिया जा रहा, नियुक्ति नहीं की जाती, नियुक्ति पूरी नहीं जाती कि वो लोग अपने कार्य को अच्छे से कर सके। पिताजी का खुद का केस था हाई कोर्ट में, जिसको सर डिस्पोज होने में 13 साल लग गए। SC ST का केस था, बहुत तगड़ा केस था, उसको 13 साल बाद डिस्पोज किया जा रहा है। अब आप सोचिए क्या ही कॉलेजियम सिस्टम होगा। 13 साल ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि आदम गोंडवी की एक कविता है, उसमें कहते हैं कि क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था आज रुतबा पा गया। तो इनको जो SC ST को थोड़ा सम्मान मिल गया है ना, उनको इस बात से डर है। और ये लोग कह रहे हैं फेक एलिगेशन लगाएंगे। पहले बात, अगर फेक एलिगेशन की बात होती तो 1660 केसेस दर्ज न होते। और ये लोग कहते हैं कि झूठे केस दर्ज हो जाएंगे, झूठे केस दर्ज होते नहीं है सर। पहली बात, जो लीगल होते हैं उनको तो दर्ज किया नहीं जाता। कहते हैं बहुत लाखों लोग पढ़ते हैं तो 1-2 केस हो जाते हैं। अगर यही लोग जो 1-2 केस की बात करते हैं,
क्या अगर इनका भाई बेटा रोहित वेमुला होता तब क्या ये कह पाते हैं? अगर इनकी बहन बेटी पायल तड़वी होती या इंद्रनाथ मेघवाल जो घड़े छूने के लिए पीट के मार दिया गया, क्या इनका बेटा होता तब ये लोग ये कहते हैं कि लाखों में 1-2 केस हो जाते हैं, तब ये नहीं कहते। अगर तब भी कहते तो इनका दोहरा चरित्र है, अपने चरित्र को सुधारें ये लोग। निशिकांत दुबे का ट्वीट आपने देखिए, आप ट्वीट में पढ़िए, स्पष्ट लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हमने कहा। आप जो कह रहे हैं सिस्टम के ऊपर बैठे वाले लोग जो कहते हैं, उन्हीं की जो मुख्य भूमिका में लोग रहते हैं वही सब तो रहते हैं ना। इन्होंने जो कहा, आप पूरा पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। 10% आरक्षण की बात भी इन्होंने की है इसमें, कि हमने कहा लगा यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी। पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल में किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा। उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर गरीब को वही चीजें ये जो लड़ाई है सर, बोल तो लेने दीजिए महाराज, बोल तो लेने दीजिए। मैं दोबारा आपसे कर्तव्य निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखें। संविधान की धारा 14-15 के तहत कानून चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। जी, इसका कहने का मतलब जो यूजीसी का जो लॉ आया है उसके हिसाब से उन्होंने जो कह रहे हैं उसी से स्टे लग गया। लेकिन जो मुख्य भूमिका में जो बीजेपी के लोग हैं या अन्य पार्टियों के जो लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो लोग विरोध करते हैं, वो लोग जिस चीज़ के विरोध कर देंगे वही हो जाएगा भाई। तो समाज में तो 100% लोग रहते हैं ना भाई, 15%, 2%, 3% के लोग जो कहेंगे वही चलेगा क्या? नहीं, जो पढ़ेंगे वो कहेंगे ना भाई। सर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी स्थिति में हम लोग, फलक ने जहाँ ठाना है बिजलियां गिराने को, हमने भी ठाना वहीं आसियां बनाने को। ये 85 बनाम 15 की लड़ाई, हम लोग 85% लोग सड़कों पे आएंगे और संसद तक इस विरोध के जो विरोध चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो विरोध किया, इस पे हम लोग स्टे ऑर्डर जो है खारिज करने का काम करेंगे। और जो यूजीसी का जो बिल पारित हुआ है उसके समर्थन में हम लोग हमेशा सड़कों और संसद तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए। कदम क्या है आप लोग? अगला कदम यहाँ ये है कि हम लोग संसद से और सड़क पर उतरने का काम करें और संसद घेराव तक बात आएगी। संसद घेराव भी करने के लिए तैयार है सर। हम अम्बेडकर छात्रावास, ये मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है कि ठाकुर पंडित जीते और जातिवादी पीछे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो जाएगा, इनका ये सुनिए, ये वीडियो देखिए और इसको मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। कब तक काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? अब एक घोड़ा बनाने वाली बात जो है किसको कहा गया है? मिसयूज तो तब होगा जब विरोध करने वाले खुद ही इतने जातिवादी हैं। इन कहते हैं ना कि जाति कभी जाति नहीं। इनके जो हजारों सालों से इनकी जो जातिवादी मानसिकता रही है, आंदोलन वही लोग कर रहे हैं ना जो जातिवाद को फैला रहे हैं। इसमें भी वो पूरे 85% को SC ST OBC को घोड़े। भद्राचार्य जी कितना खराब बोले हैं सर। राम भद्राचार्य जी इतना गलत स्टेटमेंट दिए, वो माइक में बोल नहीं सकता कि मुर्दे वो उखाड़ने से मुर्दे हल्के नहीं हो जाते। समझ रहे हैं आप क्या बोले हैं? ऐसे बोलना चाहिए कि एक संत को विरोध कर रहा है। यूजीसी ने साफ शब्दों में लिखा हुआ है उसमें कि ये पूर्णतः समता और समावेशन की बात कर रहा है उच्च शिक्षा संस्थानों में। तो फिर भेदभाव कहाँ हो रहा है? कौन भेदभाव कर रहा है? भेदभाव तो असली फैलाने वाले तुम लोग हो। तुम लोग भेदभाव फैलाते हो और हमें रोक रहे हो। तुम्हें डर किस बात की है भाई? जब तुम भेदभाव नहीं करते हो तो इस कानून से डर क्यों रहे हो? तुम नहीं डरना चाहिए ना तुमको। हमने तो हमेशा समानता की बात किया है। चाहे डॉक्टर अंबेडकर से के महान आंदोलन को देख लीजिए आप, ये वाला मनुस्मृति की बात देख लीजिए। मुस्लिम भी जनरल में आते हैं ना, एक भी मुस्लिम रोड पे नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? वो भी तो जनरल है, वो भेदभाव करते नहीं, तभी उन्हें डर ही नहीं है। सर अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है, अगर रूल्स में प्रॉब्लम है तो रूल्स को चेंज करें, मतलब उसमें चेंजेस करें। ये बंद करने का क्या प्रोसेस है? इसको और दुरुस्त किया जाए। आप लोग ये कह रहे हैं ना, और उसमें कहीं नहीं जाति, केवल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा रहा है। अगर उनकी मानसिकता ऐसी नहीं होती तो फिर वो विरोध क्यों करते हैं? और एक चीज़ और है, उनके जो गुरुज हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं कि घोड़ों के साथ गधों को दौड़ाया जाएगा। उनकी मानसिकता क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सर जब से बिल आया है उसमें एक वर्ड ये भी यूज किया जाता है कि जो बुद्धि है वो विरासत भी मिलती है। वो कहाँ से लाओगे? एक कौन कह रहा है? सर ये जब से सोशल मीडिया है उसमें सर, सोशल मीडिया पे लोग, यस सर, वो चलाया जाता है, कैंपेन की तरह चलाया जाता है।
चलाया जा रहा है। शोषण के विरुद्ध अगर इतना ही जागरूक होते लोग तो ये लोग जाति के लिए कभी काहे ना आंदोलन करता है कि अगर इस देश से जाति ही खत्म कर दिया जाए तो ऐसे बिल आया ही नहीं। अगर इतने ही समानता वाली दिखाते लोग तो कभी जाति के लिए भी तो विरोध करते कि पूरा जाति ही खत्म कर दिया जाए, इंडिया को मतलब इक्वालिटी का मतलब लाया जाए ताकि देश मानसिकता ही सबसे बड़ा मानसिकता कैसे खत्म होगी। सर देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने कम्युनिटी से जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से मैं एक पहला स्टूडेंट हूँ जो वहाँ से निकल के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आया हूँ। और जब कहाँ से हैं आप दोस्त? मैं बलरामपुर, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो हम लोगों में वहाँ के मैं अपने घर वाले से बोला कि पापा हमको भी प्रोफेसर बनना है, अपने दादा से बोला प्रोफेसर बनना है। तो हमारे पापा और दादा क्या बोलते कि नहीं, हम लोग उतने भी डेवलप नहीं हुए, आप लोग सिर्फ अभी वही पढ़ लो। और पापा के दादा कहते कि उतना नहीं जा पाओगे। और जब यूनिवर्सिटी में आके देखा तो उनको लगा कि नहीं हम कर सकते हैं। और जब यूनिवर्सिटी में भी रिसेंट में जब हमारी यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में एक प्रोफेसर थे, जब उनको साथ देख रहे कि ऐसे जातिगत भेदभाव हो रहा है और फिर तो लेकिन जब ये यूजीसी एक्ट आया तो फिर देखिए जब उनको नहीं है, लेकिन जब यूजीसी एक्ट आया तो हम जैसे बच्चों का मतलब एनकरेजमेंट मिला कि हाँ चलो यूजीसी एक्ट बिल आया तो इससे क्या होगा कि मतलब कोई कास्टिज्म नहीं होगा, तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मतलब मेरा उस टाइम पे क्या था कि एनकरेजमेंट हो गया था कि हाँ नाउ आई कैन डू इट, कि हाँ आई आल्सो बिकम अ प्रोफेसर। बट फिर ये देख रहा हूँ कि जब सर के साथ ऐसा हुआ, लेकिन इस मतलब हम यूजीसी जो कमीशन है, कमेटी है, हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, हम इसका वेलकम करते हैं। अगर ये ऐसा रहा तो मेरे से कई सारे बच्चे हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो अच्छे अच्छे जगहों पे जाना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा मतलब आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। हाँ उनको मौका मिलेगा। और ये क्या है सर कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों की तो बात छोड़ दीजिए, ये जिस छात्रावास में मैं रह रहा हूँ, ये इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ की अध्यक्षिका हैं स्वप्ना सिंह पटेल जी। यहाँ पे कहा जाता है ना कि छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे रूम नंबर 8, रूम नंबर 123, रूम नंबर 122 ये जातिगत आधार पे अलाट किए जाते हैं। आज भी इसके पीछे की क्या गणित है? अब इसके पीछे की अब गणित मैडम जाने, मैडम जातिगत आधार पर अलाट करती हैं। ठाकुर पंडित 122, 123, 108 8 नंबर पे बताइए ये क्यों अलाट करती हैं? मतलब इन कमरों में किसे अलॉट किया जाता है? ये कि लोग मिले ना आपस में, लोग आपस में भेद मतलब मिलाप ना हो। मैं बता देखिए ठाकुर पंडित का ही अलाट होता है रूम नंबर 122 में, 123 में, रूम नंबर 8 इन कमरों में उन्हीं को अलॉट। हाँ केवल इन कमरों में उन्हीं का ही अलॉटमेंट होता है और किसी का अलॉटमेंट आप नहीं करा सकते हैं। मैडम करेगी नहीं, कहेंगे ये ऊपर से निर्देश है। ये भाई किसका निर्देश आ रहा है अब छात्रों को बांटने के लिए? आज मैं कौन कह रहा है कि निर्देश? ये स्वप्ना सिंह पटेल कहती है। यहाँ की वार्डन है। क्या कहती हैं? स्वप्ना सिंह पटेल कहती हैं अगर हम जा रहे हैं कराने के लिए कि 8 नंबर में किसी लड़के कर दीजिए, शेड्यूल कास्ट लड़का है ठीक है, उसका अलॉटमेंट 8 नंबर में कर दीजिए, 122 में कर दीजिए, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जाति आधार पे करना है, ठाकुर का करना है, पंडित का करना है, वो नहीं करेंगे एससी का। सर आज सुबह में मतलब बहुत ही फेमस लीडर है, तो वो क्या मन को देख रहा था कि उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि आप मतलब जो हम लोगों की जो समाज में SC ST OBC वाले हैं इनको कह रहे हैं कि सबसे बात मत करिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे जाके बात करिए, उनको अपने साथ लीजिए, फिर उस प्रोटेस्ट का जो मतलब इसका जो एक्ट आया है इसका प्रोटेस्ट कीजिए। आप देख लीजिए इतने बड़े लीडर हो कि वो खुद बोल रहे हैं कौन लीडर है वो? हाँ बोल रहा है कि ओबीसी को अपने साथ लाओ, उससे आंदोलन करवाओ। ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको साथ लाओ, उनसे ही आंदोलन करवाओ। लेकिन मैं देखो उसकी बात छोड़ो, नेता हमारे भी मजबूत हैं, ऐसा नहीं मजबूत नहीं है, लेकिन हम लोग अगर वो देखिए इतने बड़े लीडर होकर अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि आप सबसे मत बदलिए, मतलब जो लोग पढ़े लिखे, वहीं से आप क्लियर एक मेंटालिटी क्लियर हो सकती है कि देखिए हमारे मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि सबसे मत मिलिए, मतलब कितने कम शरण सिंह खुद मनुस्मृति के समर्थक हैं। जिस स्तर पे वो बातें करते हैं, उनकी जो बात सोशल मीडिया पे आते हैं, मैं कहता हूँ ब्रजभूषण शरण की ये नीचता जो है ना, ये कहने के लिए किसी को वाजिब नहीं है। जो बहुजन समाज के खिलाफ उनकी मानसिकता है हमेशा से रही है, ये समझ समानों पे लागू होता है। इसके साथ जाति उत्पीड़न जिस प्रकार से हमारे दलित समाज में OBC ST वर्ग में हो रहा है, ये तो लड़ाई हम लोग यहाँ मान लो इलाहाबाद में हम लोग एक शिक्षा का केंद्र यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन गांव की रिपोर्ट जाके आप देख के आइए, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहाँ पर आज भी किस तरह से सताया जाता है, किस तरह ये खुद के गाँव की घटना है। किस गाँव से आप? वहाँ ये मेरा गाँव बंजर गोइठा पड़ता है, उसी के आस पास इर्द गिर्द गाँव में आज भी वहाँ पे इस तरह का शोषण होता है, जाति सूचक गालियाँ दी जाती है, ये सब। अभी सुनिए सर, अभी मुझे मेरे दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने जानते क्या कह रहा था, ये बोल रहा था कि SC ST और ये अभी जो UGC एक्ट, ये तो एक नॉर्मल आया है, ये बहुत दिन का मेहमान नहीं। अगर बीजेपी 400 पार हो जाती तो हम नया संविधान बनाते। सोचिए ये मानसिकता से बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है किसी न किसी से, इसलिए कर रहे हैं। तो सर
ये भेदभाव नहीं चलेगा। एक समाज में अगर हमको सर जैसे कहे कि देखिए अभी गांव में सब कोई चीजें नहीं पता। जैसे देखिए मैंने अभी आपसे पहले कहा कि मैं अपने उस एरिया से जो कम्युनिटी से पहला बंदा मतलब पहला स्टूडेंट हूँ जो यूनिवर्सिटी में आऊँ, तो सबको वहाँ पे इस चीजों को यूजीसी एक्ट के बारे में मुझे नहीं था कि सबको पता भी होगा। अगर मैं खुद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में नहीं आया होता तो मुझे शायद यूजीसी एक्ट के बारे में नहीं पता होता। मैं भी कहीं वहाँ लोकल कॉलेज से एडमिशन ले रहा होता और लोकल कॉलेज में कैसे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे मतलब लोग ऐसे नोट दे के छपवा देते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए जैसे मैं तो फिर मैं अगर प्रोफेसर बन गया, अच्छी जगह जा गया, तो मैं अपने उस एरिया में अपने लोगों को बता पाऊंगा कि हाँ तो होगा। ये केवल शैक्षणिक संस्थानों पर जाति का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ये पूरा एक देश में उस वर्ग को दबाया जा रहा है जो एक वर्ग उठना चाह रहा है, आज उठ रहा है तो उसको फिर से दबाने की कोशिश किया जा रहा है। सर इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और हमारे हक की लड़ाई है और करना चाहिए सर। हम लोग को बोलने की इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है क्या कि किसी के द्वारा शिकायत की गई और पुलिस यहाँ आ गई है। पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस अभी नीचे खड़ी हुई है हॉस्टल के नीचे। क्या हम लोग को बोलने की इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना भी अधिकार नहीं दिया है कि हम लोग अपनी बातें रख सके किसी के द्वारा? पर पुलिस आ गई। यहाँ पुलिस आई है नीचे। वो कल के आंदोलन में कहा जा रहा था कि तुम लोग हॉस्टल से नहीं रोड पे जाके आंदोलन करो, अगर तुम्हें करना है रोड पे जाओ, सरकार के पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन रोड पे जाओ, यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते। हम लोग हॉस्टल में इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? ये हम लोगों का हॉस्टल है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और इस प्रकार से हम लोगों के साथ हो रहा है कि हॉस्टल में इकट्ठे हो के तुम नहीं जा सकते हो, रोड पे इकट्ठे हो तब जाके प्रदर्शन करो। भाई ये संवैधानिक नियम है, एक इसमें समानता की बात की गई है, किसी जाति को बढ़ाने की बात तो नहीं की गई है। अभी जो कानून आया है ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस तरह के कानून नहीं आते हैं हमारे देश में। जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं जिससे आम जनता रोज पीड़ित हो रही है उस तरह के कानून नहीं आते हैं। जो आम जनता की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं मुद्दा है उसको नेताओं मंत्रियों के द्वारा मुद्दा बना दिया जाता है। जो आम आदमी रोज़ फेस कर रहा है, रोज़ अपनी ज़िंदगी में देख रहा है, उस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया जाता है। और इसी तौर पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि यूजीसी जो कानून आया है इसका हम सम्मान करते हैं। अभी तो कोर्ट के द्वारा इसको वापस ले लिया गया है, वापस नहीं लिए गए, स्टे करा दिया गया है। लेकिन जब भी ये लागू हो इसको ठीक तरीके से संचालित करके ठीक तरीके से लागू किया जाए कि छात्रों को इससे मदद मिले। इसी तौर पे हम लोग जगह जगह पे ये काम कर रहे हैं। अभी मैं एक गीत भी गाऊंगा। ये गीत इस तरह की जिस तरह से हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। टीवी चैनल मीडिया का चरित्र आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से टीवी चैनल मीडिया तमाम सारे मुद्दों को छिपा जाती है। इलाहाबाद में छात्र नौजवान तैयारी करते हैं, अपने जीवन के ऊपर मौत का चुनाव करते हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता है। आज शिक्षा लगातार बाजार के हवाले होती जा रही है, वो मुद्दा नहीं बनता है। और आम जनता जब सड़कों पर उतरती है, आम छात्र नौजवान जब इसके लिए आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। बिहार में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बर्बरता से छात्रों को पीटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं। इसी तरह से हैदराबाद में देखा गया। और हमेशा का यह नियम है कि जब भी वैकेंसी आई थी, नीट हो, नेट हो, आर हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, जेपीएससी, बीपीएससी, तमाम सारे पर्चे ही लीक होते हैं। इसके खिलाफ जब छात्र नौजवान बोलेंगे तो इसके लिए बर्बरता से पीटा जाता है। इसी पे गीत है, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके। तो हम लोग पहले गीत गाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग भाई के लिए। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके, कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके। अखबार छापे खाने
अपना बनाने के बहाने, चुप कराने के नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, धरा हथियार रह जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, धरा हथियार रह जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा। ये ढांचा बदल नहीं, इसको लिखा तो लिखा है बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने इसको लिखा है, लेकिन अलग अलग जगहों पे हम लोग इसको गाते हैं। इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी इस देश के छात्र नौजवान सारे आत्महत्या नहीं करेंगे। ये देश के छात्र नौजवान एक दिन खड़े होंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और अपना हक लेंगे। शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे, इन तमाम सारे मुद्दों पे जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन तमाम सामाजिक समस्याओं को दूर करेंगे छात्र नौजवान, और इसकी बुनियाद रखने इलाहाबाद में, बनारस में, कोटा में, इन तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जा रहे हैं छात्र नौजवान, पढ़ाई कर रहे हैं और इन मुद्दों पे तमाम जगहों पे बातचीत कर रहे हैं। क्या करते हैं दोस्त आप? मेरा तो यूजी अभी यहाँ से कंप्लीट हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहते हैं आप? नहीं, हॉस्टल में तो नहीं रहते हैं, मतलब प्रयाग में ही रहते हैं? हाँ, प्रयागराज में ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया गाया आपने। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो इस बातचीत को मुल्ला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पायल तड़बी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यूजीसी के सम्मान में, बहुजन छात्र मैदान में, बहुजन छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सभी भाई दे लें आपको तो इस बातचीत को हम यहीं पर रोकते हैं। हमारी कोशिश थी कि हम सभी वर्गों की बात अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आएँ, तो ये उसकी एक कोशिश थी। बाकी अगर लग रहा है कि कोई मुद्दा हमसे छूट रहा है, या इलाहाबाद में हम अभी हैं प्रयागराज में, अगर लगता है कि कोई खबर हमसे छूट रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लल्लन टॉप के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।